एच बॉम्ब। तो राहुल गांधी ने एच बॉम्ब फोड़ा हरियाणा चुनाव को लेकर के, लेकिन गूंज बिहार में बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। तो क्या इससे बीजेपी और जो एनडीए है कुछ टेंशन में वो आए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के जस्ट एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये कर दिया है, एक चरण और बचा हुआ है, गेम खराब होते हुए दिख रहा है क्या? सवाल ये है कि उस वक्त जब आपत्ति उठानी थी, अगर एक से अधिक नाम थे, उस पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? चलिए, आप ज्यादा से ज्यादा लापरवाही का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अंततः जिम्मेदारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, सरकार की है। तो ये थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग आप नहीं कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हरियाणा में अगर आपको गड़बड़ी लगी, महाराष्ट्र में अगर आपको गड़बड़ी लगी, तो आप उस टाइम पे भी आप इतने फिक्रमंद रहे होते तो हो सकता है जो आपकी दिक्कतें हैं उस चुनाव में ना सामने आती। इतना बड़ा नेता अगर आरोप लगा रहे इतने बड़े और सबूत भी दिखा रहा है, तो उसको तो सीरियसली लेना ही चाहिए ना। जितने रिसर्च के साथ राहुल गांधी आ रहे हैं, उतनी रिसर्च के साथ ये लोग भी दिखाएं कि क्या चल रहा है। तो एक चीज जो देखने को मिल रही है, केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह जिस तरह से अनंतमय हुए हैं अचानक से, वो भी इस बात का डर होते हुए भी कि अभी एक आदमी हत्या के आरोप में जेल गया है। ठीक है, लोग ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ना जुड़े। ये तो बिल्कुल उल्टा एकदम अटैकिंग हुए पड़े हैं। ललन सिंह जो है वो अपनी उस 2024 के चुनाव में जो अनंत सिंह ने उनकी मदद की थी, उसका वो पूरा कर्ज अपना उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ललन सिंह जो है वो दोस्त रहे हैं और पहले उनकी क्योंकि अनंत सिंह ने मदद की है, ऐसे समय में डिप्टी जो सीएम है उनका इस तरह का बयान आना, समर्थन करना, रोड शो करना, ये कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स इनसाइड द बीजेपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नवनीत सर आ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पर। और बात जो है, इतनी बड़ी बात हुई है कल कि हमें उस पर ही सबसे पहले करनी पड़ेगी, एच बॉम्ब। तो राहुल गांधी ने एच बॉम्ब फोड़ा हरियाणा चुनाव को लेकर के, लेकिन गूंज बिहार में बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। तो ये जो एच बॉम्ब आया है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी का बयान दिखाते हुए कि अरे व्यवस्था है, हम एक तरफा जीतेंगे, और किस तरह से ब्राजील के लोग हरियाणा में वोट करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार को लेकर के भी वो आशंका जताते हैं। बिहार के कई ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिनके वोट कट गए हैं, जबकि वो लोग जिंदा भी हैं, जो वो लोग वोट भी कर सकते हैं। तो क्या इससे बीजेपी और जो एनडीए है कुछ टेंशन में वो आए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के जस्ट एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये कर दिया है, एक चरण और बचा हुआ है, गेम खराब होते हुए दिख रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी ने एक रणनीति के तहत जब पहले चरण का मतदान था उसके ठीक एक दिन पहले जो उनका हाइड्रोजन बम है उसको फोड़ने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल जिसको 22 जगह पे नाम है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग उन्होंने दावे किए कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उसका एक खंडन भी किया। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हैं हरियाणा, उन्होंने ये ट्वीट करके वहाँ पे उनके ऑफिस ने कहा, उनका ये कहना था कि जब वोटर लिस्ट बनती है तो उसका एक पहले तो ड्राफ्ट बनता है जिसको कच्ची वोटर लिस्ट कहते हैं, उसमें बाद में अंतिम मतदाता सूची बनती है। तो ड्राफ्ट को भी हमने शेयर किया था राजनीतिक दलों को, और इसके बाद जब अंतिम मतदाता सूची पिछले साल जब बनी चुनाव से पहले, उसको भी हमने शेयर किया था। तो सवाल ये है कि उस वक्त जब आपत्ति उठानी थी, अगर एक से अधिक नाम थे, उस पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई, ये चुनाव आयोग का कहना है। अब इससे दो क्वेश्चन उठते हैं। एक है, अगर किसी व्यक्ति का एक से अधिक बार नाम है वोटर लिस्ट में, निश्चित तौर पर यह चुनाव आयोग की सिस्टम की खामी है, क्योंकि चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वोटर लिस्ट फुल प्रूफ होनी चाहिए। नंबर एक, यहाँ पे चुनाव आयोग कसूरवार होता है। लेकिन दूसरा क्या है, जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट भी बनाते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि अगर उनके बूथ की जो वोटर लिस्ट होती है, चूँकि छपने से पहले वो राजनीतिक दलों को शेयर की जाती है, तो बूथ लेवल एजेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस वोटर लिस्ट को देखें कि भाई ब्राज़ीलिया या केन्या कहीं के मॉडल की अगर तस्वीरें हैं, या किसी व्यक्ति के एक से अधिक नाम वहाँ पे हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अयोग्य है, जो वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर चुका हो। एक जो आयोग की गाइडलाइंस होती है कि भाई किसी की जैसे शादी हो जाती है, किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो वो उसका वोट ससुराल में हो जाता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कोई हमेशा के लिए गांव छोड़ चुका है, शहर छोड़ चुका है, या वहाँ पे नहीं रहता है, तो वो देख करके उस पर आपत्ति कर सकता है, फिर उस आपत्ति का निस्तारण होता है।
अगर मान लीजिए कोई अयोग्य वोटर है, तो जब आप आपत्ति करते हैं तो फिर चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि उस नाम पे जो है उसको देख करके उसको हटाना, या किसी का नाम छूट गया है तो वो भी अपना करता है कि भाई हमको नाम हमको जुड़वाना है, छोड़ना। तो एक तरफ तो वोटर लिस्ट में चूंकि एक से अधिक बार नाम थे, ये तो ठीक है, आयोग की खामी है। दूसरा ये है कि राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2 सवाल उठते हैं। देखिए, राहुल गांधी के इस सवाल उठाने से सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि उससे चल इसी बहाने का है मतदाता सूचियों की जो गड़बड़ी है वो देश में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। दूसरी तरफ आयोग का ये भी कहना है कि हम तो वही कर रहे हैं, एसआईआर तो हमारा वही है। अगर आप उठा रहे हैं ये सवाल कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, एक एक नाम से, एक ही नाम से, मिलते जुलते नाम से, या एक ही एड्रेस पे बहुत सारे वोटर्स हैं, तो चुनाव आयोग का कहना है कि जो एसआईआर हम कर रहे हैं, एसआईआर का मकसद ही यही है कि अयोग्य वोटर्स को निकालना और जो योग्य वोटर्स हैं बाहर लाना। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है, आयोग बनता किससे है? क्योंकि आयोग की अपनी कोई ऐसी हमेशा के लिए कोई स्थायी मशीनरी तो है नहीं। जब भी आयोग, जब चुनाव का टाइम आता है, आयोग जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है, तो जो जो उनके बीएलओ लगते हैं, वो या तो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, या शिक्षा मित्र होते हैं, या जो ग्राम स्तरीय जो कर्मचारी होते हैं उनको लगाया जाता है। तो वो सब अब जो है राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, अगर वो ठीक से उसकी जांच पड़ताल उस वक्त करेंगे तो वोटर लिस्ट की खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर निचले स्तर से इसकी मॉनिटरिंग अगर नहीं होगी, राजनीतिक दल अगर सही से उस चीज़ को मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो फिर ये दिक्कतें होंगी। अब सवाल ये होता है, आयोग का ये भी कहना है कि भाई जब वोटर लिस्ट बनती है उस समय हमारे पास तो शिकायतें आती नहीं हैं, और जब वोटर लिस्ट छप जाती है तब देख करके सवाल उठाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की इस सवाल उठाने से वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण है वो एक डिबेट बनती है। हालांकि आयोग कह रहा है कि भाई हम तो एसआईआर कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, राजनीतिक दलों को भी सचेत होना होगा कि हमको इसको करना चाहिए। अब आपके मूल सवाल पे आते हैं, क्या बीजेपी वोट चोरी से जीत रही है? अब जैसे अभी जैसे आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक स्टोरी की है हरियाणा की, कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दावे किए गए कैसे जिनको फर्जी वोटर बताया गया, तो वहाँ पे जो उनके रिपोर्टर्स गए और भी कुछ टीवी चैनलों ने भी किया कि वो ऐसे कुछ वोटर्स ने कहा कि नहीं, हम जो है भले ही फोटो किसी और की लगी थी, लेकिन हम असली वोटर्स हैं, वो अपने घर पे मौजूद मिले। दूसरी बात, जैसे वोट चोरी का मुद्दा है, देखिए चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, कहीं पे भी हो, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ एक बड़ा मुद्दा रही है। बहुत सारे लोग, क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, कई बार क्या है, गाँव से हम शहर आते हैं, यहाँ पे भी वोट बनवा लेते हैं, वहाँ पे भी वोट बनवा लेते हैं। अपराध तभी कहा जाएगा जब हम दोनों जगह वोट डाल रहे हैं, एक आम आदमी के तौर पे। लेकिन अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हमारा एक से अधिक जगह पे अगर हमारा नाम है, तो हमारा जो है वो पर्चा खारिज हो सकता है, तो वो समझ लीजिए एक प्रकार से अपराध है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार मूवमेंट कर जाते हैं, अपना वोट नहीं कटवाते हैं, दूसरी जगह ऐड करा लेते हैं। ये एक समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का एक या एक से अधिक बार नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उतनी बार वोट डाला होगा। जैसे अगर 22, जो ये कहा गया कि एक नाम से जो है, कभी उस कहीं स्वीटी, कहीं सिमरन, इस तरह के नाम से, एक मॉडल के नाम से 22 तरह के वोट, एक ही फोटो पे 22 तरह के नाम बनाए गए। तो सवाल ये है कि अगर एक ही नाम होगा तो क्या 22 जगह नाम होने का मतलब 22 जगह वोट करना नहीं हो गया? क्योंकि दिन में अगर देखिए सुबह 7 बजे से अगर वोटिंग चल रही होगी, शाम को 6 बजे तक अगर वोटिंग चलती है, तो कोई 22 वोट तो एक दिन में डालना तो संभव नहीं होगा। लेकिन ये ये आपका जो पूरा जवाब है ना, ये बहुत विक्टिम ब्लेमिंग सा लग रहा है। अब देखिए, एक तो सबसे पहली बात, आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि पहले कर देते। ठीक है, अपराध हुआ है अगर कोई और एफआईआर लेट से दर्ज हुआ है, इसका मतलब थोड़ी ना कि अपराध हम खारिज कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर एक आदमी सच में मूवमेंट होती है, आप कहीं मूव करते हो, तो आपका 2 जगह का रह गया, आप उस पे जा करके कहो कि भैया मेरा 2 जगह का हो गया। लेकिन जब एक किसी मॉडल का या किसी नकली फोटो को लगा करके 22 जगह से किया जाए, तो वो टारगेटेड लगता है। और जिस तरह से इससे पहले वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये बताते हैं कि किस तरह वोट कटवाने के लिए आदमी एक उठता है और 15-20 सेकंड में, 10 मिनट में इतने सारे वोट खारिज करवाने वाले फॉर्म डाल देता है। फॉर्म 67 का मिसयूज वाला जो सारी चीजें, वो तो इलेक्टोरल कमीशन ने बंद ही कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने, वो भी नहीं पता चलने दिया। वो लास्ट वाले मैटर के बाद से, लास्ट वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो ये बहुत टारगेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि गलती से 1 जो 2 वोट, ये अपवादों वाला सीन नहीं है। जब इतना बड़ा डेटा हो तो वो टारगेटेड तो लगता ही है। और अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरे जगह भी होने की संभावना तो है ही ना। और इस पे इलेक्शन कमीशन को और खुद सरकार को करना चाहिए। अब ठीक है, सही बात है, पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। चलिए, आप ज्यादा से ज्यादा लापरवाही का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अंततः जिम्मेदारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन की है, सरकार की है। तो ये थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि
कि सवाल ये है कि जैसे अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो जब तक या तो आप खामोश रहेंगे तो अन्याय सहेंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि चुनाव आयोग के लेवल से गड़बड़ी हो रही है, तो सवाल ये है कि समय रहते, जैसे जो एक होता है ना कि आप जैसे सांप गुजर गया, फिर आप लकीर पीट रहे हैं। डेटा भी तो बहुत बड़ा था ना, ये बता रहे थे कि इतने सारे रिसर्चर लगे, इतना दिन नहीं लगा, नहीं, इतना बड़ा देखिए डेटा दो लेकर के चीजें आया हूं मैं। सवाल ये है कि देखिए देश बहुत बड़ा है, तो आप एक सारे पूरे देश की वोटर लिस्ट एक साथ तो आप छानबीन नहीं करेंगे। जैसे जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे आपको पता है कि चुनाव आयोग जब जैसे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, तो हर राजनीतिक दलों को एक अपना बूथ लेवल एजेंट अपना बनाते हैं। जैसे हर गांव में हर जो है पार्टियों का एक बूथ लेवल एजेंट होता है। अब ये है कि कुछ राजनीतिक दल उसको एक्टिव रखते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जब चुनाव आ जाता है तब उनको एक्टिव करते हैं। तो अब सवाल जैसे अभी आपको देखिए, जब अभी 12 राज्यों में एसआईआर आयोग ने स्टार्ट कर दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अपने जगह जगह पे समाजवादी पार्टी ने कोई ब्लेम गेम करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा उन्होंने सारे नेताओं को एक्टिव कर लिया, सारे नेताएं वर्कशॉप, सारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता वर्कशॉप ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये 12 डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए, फॉर्म आपको जरूर भरना है। तो वो अपने जितने भी उनके वोटर्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में हम कितना भी चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, वोटर लिस्ट जब छप जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता। वोटर लिस्ट जब तक नहीं छपी है तब तक हमको अपना फॉर्म भराना है, जो अयोग्य वोटर्स हैं उनकी पहचान करके उसको करना है। तो जी देखिए, जब तक क्या है आप उसको सवाल नहीं उठाएंगे। अब सवाल क्या है, जब चीजें हो गई, चुनाव हो गया, इसके बाद हो गया, तो आप सवाल उठा करके बाद के चुनावों के लिए जो गड़बड़ियां हो वो ना हो, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा में अगर आपको गड़बड़ी लगी, महाराष्ट्र में अगर आपको गड़बड़ी लगी, तो आप अब जाकर के जो आप सवाल उठा रहे हैं, इससे जो अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट होगी उसको लेकर के आयोग पे जवाबदेही बढ़ जाएगी, ये निश्चित तौर पे। लेकिन अगर यही आपके जो सवाल हैं, अगर उस टाइम पे भी आप इतने फिक्रमंद रहे होते, तो हो सकता है जो आपकी दिक्कतें हैं उस चुनाव में ना सामने आती। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन सही समय पे भी सवाल उठाना चाहिए, तो उससे आपको लाभ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट है, तो सवाल है कि जब आपको मौका था तो उस समय आपको उठाना चाहिए था। तो अभी जो है बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, बिल्कुल। मतदान आज हो रहा है और कल ही ये एच बॉम्ब आया, तो उसका असर तो बिहार पे, अब देखिए भले ही चलिए हरियाणा का चुनाव बीत चुका है, लेकिन हरियाणा पे ही क्वेश्चन करके और बिहार के कुछ लोगों को ला करके वो कहीं ना कहीं बिहार जो इलेक्शन है उस पर भी तो फिर असर पड़ेगा ना। वहां पे लोग सचेत होंगे, वहां पे अधिकारी देखेंगे कि भैया फेक वोट ना पड़े इस बार, नकली लोग एक ही लोग 10 बार आकर के ना बिल्कुल, करें, तो अब थोड़ा जैसे तो असर तो पड़ ही रहा है। देखिए, जैसे बिहार में जब एसआईआर हुआ, तो एक बड़ी संख्या में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नाम बाहर हुआ। उसमें बहुत सारे लोग मर चुके थे, क्योंकि आखिरी बार 2002 में हुआ था एसआईआर। 2002 के बाद से उसकी जो है पुनरीक्षण नहीं हुआ था, वोटर लिस्ट का, जिसको आम भाषा में शुद्धिकरण बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जब बिहार में होने लगा तो बहुत सारे सवाल उठे। तो इसी बहाने, जब देखिए सवाल उठने बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, सवाल उठे, कम से कम वोटर लिस्ट आज मुद्दा है ना, नहीं तो कभी वोटर लिस्ट की चर्चा नहीं होती थी, केवल चुनाव की तो चर्चा राहुल होती थी। गांधी ही तो हाँ, बनवा रहे हैं ना मैं मुद्दा वही उसको। बिल्कुल उठाना चाहिए। एक परसेप्शन तो ये क्रिएट हो रहा हाँ, है ना कि बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल वोट है, उठाना जो चाहिए। हक है, हाँ, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन हमारे कहने मतलब ये है कि आपको जो है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वो बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ किसी सवाल को उठा करके बाकी की जो सच्चाइयाँ हैं, आप उसको नहीं छिपा सकते। जैसे क्या है, चुनाव की जो हार है, चुनाव के हार के बहुत सारे कारण होते हैं। वोटर लिस्ट से, अगर सिर्फ वोटर लिस्ट से ही अगर चुनाव जीते जाते हैं, तो शायद जो है ये भाई नरेंद्र मोदी कभी सत्ता में नहीं आते, क्योंकि 2014 में अगर देखा जाए तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और इसके अलावा ऐसे कई राज्य हैं, जैसे जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाई आप जो है झारखंड में भी हार गए, बीजेपी कई स्टेटों में चुनाव हार गई, दिल्ली में अब जाकर के किसी तरीके से सफलता मिली। लगातार जो है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी पीक पे थे देखा जाए, 15 में जो है बिहार चुनाव में बीजेपी वहाँ पे बुरी तरीके से हारी, जब लग रहा था कि इंडिया वहाँ पे जीत रहा है, और मोदी को आए हुए 1 ही साल हुए थे। तो 2015 में बिहार चुनाव हारे, 2 बार लगातार केजरीवाल ने दिल्ली में हराया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोटर लिस्ट से अगर चुनाव होता तो ज़ाहिर-सी बात है ये नहीं हार सकते थे। तो अभी देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये ताज़ा मिसाल है। अगर कोई पार्टी सिर्फ वोटर लिस्ट बनाने बिगाड़ने से ही अगर चुनाव हारे जीते जाते, तो क्या ये आज गठबंधन की सरकार होती? 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो इसका मतलब है ये एक जो है, ये सच्चाई नहीं है। अब अपने कार्यकर्ताओं को ये जो है ये कहे, चूँकि नेताओं का क्या होता है कि वो कई बार क्या होता है, जब उनकी रणनीति सफल नहीं होती, तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना होता है। तो ऐसे में क्या है, कुछ ऐसे मुद्दे वो ढूँढते हैं जिससे उनके कार्यकर्ताओं में एक परसेप्शन मेंटेन हो कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं।
तो राहुल गांधी या कांग्रेस की ये रणनीति है कि अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको बढ़ा के हमको रखना है। उन्हें ये लगे कि भाई हम तो जीत रहे थे लेकिन ये सिस्टम हरा रहा है। तो ये लड़ाई वगैरह पे भी वो क्वेश्चन उठाया कि भाई एग्जिट पोल्स भी सारे कह रहे थे, जो इंटरनल एग्जिट पोल्स होते हैं पार्टियों के वो भी कह रहे थे, लेकिन अचानक से, और उस समय भी नायब सिंह सैनी जो कहते हैं हम एक तरफा जीतेंगे, पूरी व्यवस्था है। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए अच्छा, किसी चुनाव में क्या कोई नेता कहता है कि हम हारेंगे? कोई गृह मंत्री अमित शाह का जैसे बिहार में वो कह रहे हैं 160 सीटें हम जीत रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे जब दिल्ली चुनाव था वो लगातार हमेशा कहते थे कि भाई हम भारी मोहब्बत से जीत रहे हैं, लेकिन कभी दावे सच होते हैं, कभी दावे गलत होते हैं, लेकिन कोई भी नेता कभी ये बीच चुनाव में नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इतना बड़ा नेता अगर आरोप लगा रहा है इतने बड़े और सबूत भी दिखा रहा है, तो उसको तो सीरियसली लेना ही चाहिए ना, चुनाव आयोग को लेना चाहिए। वो जितने रिसर्च के साथ राहुल गांधी आ रहे हैं उतनी रिसर्च के साथ ये लोग भी दिखाएं कि क्या चल रहा है। पर वो सीरियसनेस, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हर चीज पे कहीं ना कहीं चुटकी ले लेते हैं, मजे ही ले लेते हैं, किसी न किसी तरह से अटैकिंग हो जाते हैं राहुल गांधी पे। वो वोट चोरी पे मुझे नहीं लगता कभी किसी भी तरह से वो एड्रेस करते हैं, मजे भी नहीं लेते हैं। मतलब जनरली कहते हैं कि मुझे ये बोला गया वो बोला गया, उसमें वोट चोरी कभी नहीं उन्होंने मेंशन किया। तो क्या सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इनको, जब इतना बड़ा ऑपोजिशन का लीडर जो है वो क्वेश्चन उठा रहा है? तो विद देखिए जो वोट चोरी का मुद्दा है ना, जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है, जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, जो शीर्ष नेता हैं, वो तो लगातार रैलियों में जाकर के ये बोल रहे हैं कि भाई एसआईआर तो जो है, एसआईआर हम एक वोटर लिस्ट के लिए ही तो एसआईआर किया जा रहा है, फिर एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये भी तो था ना कि एसआईआर जो है, आप तमाम ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ खास जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पे ज्यादा वोट भी कटे। कई लोग सामने आए कि एसआईआर में भाई हमको निकाल दिया, हम तो जिंदा हैं। इवन कल मैं इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट देख रही थी, उस पर पहला ही कमेंट था कि मैंने तो समर्थन किया था एसआईआर का, मेरा पूरा परिवार गायब हो गया जब वोटर लिस्ट सारी चीजें आई। तो गड़बड़ी तो हुई है उसमें गड़बड़ी भी। देखो, हाँ? वोटर लिस्ट में मैंने क्या कहा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां एक बड़ा मुद्दा है। मैंने ये नहीं कहा कि वोटर लिस्ट एकदम फुल प्रूफ है या जो है वो कभी मतलब कि वोटर लिस्ट हमेशा सही रही। हमने ये कहा कि राहुल गांधी के सवाल उठाने से वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां एक बड़ा मुद्दा थी, और ये जब से चुनाव आ रहा है तब से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती रही है। लेकिन क्या था कि पहले इस पे सवाल नहीं उठते थे उतना, क्योंकि कोई ध्यान इस पे नहीं देता था। लेकिन जब से जो है ये अपोजिशन ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया, क्योंकि अपोजिशन की लगातार चुनाव में हार हुई, तो अपोजिशन का ध्यान इस तरफ गया। अब ये है कि ये एक बड़ा जब जो है एक बड़ा सवाल बन गया है, तो इसी बहाने कम से कम वोटर लिस्ट पे जो आयोग, सवाल ये है कि आयोग को एसआईआर करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आयोग के एसआईआर के लिए मजबूर इसीलिए होना पड़ा कि भाई ऐसा है, जब 2002 की जो लिस्ट बनी है वही चल रही है। 2002 से आज 2025 हो गया है, बीच में कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुए, कहाँ कौन गया, कहाँ नहीं गया, तो वही नाम चल रहे हैं, वही नाम चल रहे हैं। केवल बीच में कुछ मान लीजिए कहीं कोई जो इंटरेस्ट लेके किसी के कटा दे रहा है वोट, किसी का कट जा रहा है, किसी का जुड़ जा रहा है, लेकिन बाकी सारे नाम वैसे चले आ रहे हैं। तो कम से कम एक जो है, जब आपको इतनी पुरानी वोटर लिस्ट चल रही है तो उसको तो एक नए सिरे से तो आपको तैयार करना होगा। तो ये जो सवाल, अगर शायद ये राहुल गांधी अगर सवाल ना उठाते महाराष्ट्र के बाद, तो शायद हो सकता है एसआईआर आज ना होता। एसआईआर तो बिल्कुल होना ही था, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे सवाल उठते रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, और ये और उठना चाहिए, क्योंकि हाँ। देखिए कोई भी सिस्टम होता है ना, सिस्टम किससे बनता है? हमसे बनता है, आपसे बनता है, इनसे बनता है, इनसे बनता है। सिस्टम तो हम ही आप है ना। जैसे आयोग क्या है? आयोग तो एक संस्था है। आयोग में काम करने वाले कौन है? वो जैसे जो जब वोटर लिस्ट बनता है, प्राइमरी के टीचर होते हैं, उसमें बीएलओ होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, यही सब, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एसडीएम डीएम, यही लोग सारे लोग काम करते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि वो सारे दूध के धुले होते हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत इंटरेस्ट में काम करते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए जैसे सरकारें जो है, जिस भी स्टेट में जिस तरह की सरकारें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि भाई हमारा जो कोर वोटर हो उसका नाम ना कटे। वो जो दूसरी पार्टी कोर वोटर्स का नाम कटाने की कोशिश करती हैं, वो एप्लीकेशन डालती हैं। यूपी में जैसे हुआ, कहीं भी हुआ, बिहार में हुआ, इसके अलावा जैसे तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ, हर जगह ये खेल चलता है। इसमें कोई मतलब अगर हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन फिर वही बात आती है, जैसे मान लीजिए आपको अगर जैसे आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो सबसे पहले समय रहते आपको तभी आवाज़ उठाना चाहिए ना, जब आपके खिलाफ, भाई आपके खिलाफ जो साजिश है वो सफल ना हो पाए। तो जब आप समय रहते उस पर सवाल उठाओगे, अब ऑब्जेक्शन करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई डीएम चाहे लेगा किसी का भी नाम काट देगा। अगर मान लीजिए नाम काट रहा है, ड्राफ्ट तो वोटर लिस्ट आ रहा है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपको देखना चाहिए, उस पर जो है आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। फिर वो सुनवाई होगा, प्रॉपर उसकी सुनवाई होगी,
तब जाकर के जो वो नाम जो है उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव हो गया और सब कुछ खेल खत्म हो गया, फिर आप सवाल उठा रहे हैं, तो उससे तो ठीक है, उससे उस पे जो है हाय तौबा मचेगी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आगे के लिए ठीक है, आगे के चुनावों के लिए थोड़ी-सी दबाव सिस्टम पे आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब समय रहते आप उस पे सवाल उठाएँगे, तो उसका आपको लाभ मिल सकता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल करें, कांग्रेस को केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए। जैसे दिल्ली जब चुनाव था, तो केजरीवाल ने ये कहा कि बहुत सारे जगहों पे मतदाताओं को जो है नाम जुड़वाने के लिए हज़ारों एप्लीकेशन डाल दिए गए। अब मुझे ये नहीं पता कितनी सच्चाई थी, लेकिन चूँकि उन्होंने उठाया तो इसलिए मैं जानता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हज़ारों लोगों के नाम यहाँ पे जुड़वा रही है। उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में। तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जो पैमाने पर नहीं खरे उतरते थे, तो उनके नाम नहीं चढ़ पाए। लेकिन अब यही केजरीवाल अगर सो रहे होते, अगर उनका जो सिस्टम था ग्राउंड का, अगर वो अलर्ट ना करता, तो नाम हो सकता है जुड़ सकते थे। देखिए, राजनीति एक ऐसा खेल है, यहाँ साम दाम दंड भेद सब चलता है। हर राजनीतिक दल ये पैतरा जमाता है कि भाई वो अपने समर्थकों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाते हैं उस वोटर लिस्ट में। अब ये है कि जो विरोधी दल है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि योग्य मतदाताओं के नाम ही उसमें दर्ज हो पाए, अयोग्य मतदाताओं के नाम दर्ज ना हो पाए। तो सिस्टम तो जब तक आप निचले लेवल पे जो वहाँ पे आप उसको पैनी नज़र नहीं रखेंगे, तब तक कहाँ, जब वोटर लिस्ट बन जाएगी तो कौन देखेगा? हाँ, पार्टियां जो है, अब सर एक चीज ये भी है, मेरा मानना है पार्टियां ध्यान दे चाहे ना ध्यान दे, जनता से छल नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे हमारी भी जिम्मेदारी होती है, जैसे हम्म। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि वोटर पिछली बार तो वोट दिया था, इस बार हमारा नाम होगा। तो कई बार क्या होता है, जब हम आप वोट डालने जाते हैं, पता लगता है कि हमारे परिवार का नाम ही नहीं है, क्योंकि किसी ने एप्लीकेशन हमारे खिलाफ डाल दिया कि आपको जो कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये तो कहीं जो है बाहर रहते हैं। अब हमने ड्राफ्ट में देखा नहीं, अब जब हम तो सोच रहे हैं कि वोट है, तो वहाँ गए तो पता चला हो। तो ये सब छल प्रपंच तो चलते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ यही एक इशू के आधार पे हार जीत होता है, तो ये नहीं। अगर ऐसा होता एक बार, क्योंकि ये तो बड़ा सस्ता उपाय है, एक बार जो पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर तो कभी उसको जो है आप हटा ही नहीं सकते, तो उसको तो केवल वोट ही कटाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और मेंशन दूसरी करना बात ये भी है, चाहती हूँ। दूसरी बात ये भी है, देखिए जैसे एक तो आयोग का ये कहना है कि जैसे अगर किसी का वोट मान लीजिए कट गया है और वो मतलब कि उसका वोट कट गया, तो उसको अपना आवेदन करने का उसको राइट्स है। फिर वो जो अपना दावा और आपत्तियों के लिए, जैसे जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, एक तो आयोग के सिस्टम से पुनरीक्षण जब होता है मतदाता सूची का, घर घर जो भी सर्वे होता है, पहले आवेदन लिए जाते हैं, फिर एक ड्राफ्ट सूची तैयार होती है। ड्राफ्ट सूची के बाद वो आयोग की वेबसाइट पे जाती है सूची। इसके अलावा राजनीतिक दलों को शेयर की जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि हमारा वो नाम नहीं है, तो फिर वो दावा और आपत्तियों के लिए कुछ समय मिलता है। जब दावा और आपत्तियों का समय बीत जाता है और उसका निस्तारण हो जाता है, तब जाकर के फाइनल सूची बनती है। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी जो भी है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा-सा टाइम उसको निकालना चाहिए कि अपना नाम, अब तो देखिए पहले तो क्या था, सब कुछ हार्ड कॉपी का मामला था। अब तो आप अपना जो है जैसे हेल्पलाइन भी आयोग ने बना रखी है, वेबसाइट पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं अपना नाम है नहीं। अगर आपका नाम नहीं है, तो आप आपत्ति करिए, उस पे सुनवाई होगी, फिर आपका नाम जोड़ा जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके बूथ में, आपके जहाँ भी आप वोट डालते हैं, वहाँ पे कोई बाहरी लोगों के नाम है, उसका भी विरोध करिए। अगर हाँ, गलत तब है अगर आपने आपत्ति कर दी, इसके बावजूद अगर अयोग्य मतदाताओं का नाम वहाँ पे जोड़ा जाता है, तो फिर वो गलती है। तो उसके और भी, चाहे आप कोर्ट जाइए या उसका जो भी जिस भी तरीके से विरोध करिए। तो ये चीज़ें हैं। मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि जिस तरह का भी जिस तरह से बातचीत हो रही है, लोगों को ये ना लगे कि कोई नेता या कोई विश्लेषक है और हम लोग नहीं। लड़ेंगे, कुछ झाव-झाव करेंगे टीवी की तरह, वो नहीं होने वाला है। हाँ। सर भी पत्रकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको देखते हैं, भाजपा बीट के बड़े रिपोर्टर हैं, तो सर अपनी बात बता रहे हैं, अपना विश्लेषण रख रहे हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, तो बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर के, हाँ। सारी चीजों को लेकर के। दूसरी बात क्या है, हमारा ये मानना है कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम ब्लेम गेमिंग में ना, जो सच्चाई है उसको भी हम वो कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं इस मामले में समाजवादी पार्टी की प्रशंसा करूंगा। जिस दिन से आयोग ने निर्णय लिया एसआईआर का कि यूपी भी अब होगा, जैसे अभी ये दूसरे चरण का जो बिहार के बाद जो दूसरे चरण में एसआईआर होने जा रहा है, तो उन्होंने क्या है, अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर दिया है। सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया कि भाई आप अपने क्योंकि एसआईआर में क्या है, सबको फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपका पुरानी वोटर लिस्ट जो 2002 में आपका नाम है या नहीं है, सारे लोगों को उसमें फॉर्म भरने जरूरी है।
अब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं है जो है, लेकिन 2002 में आपके माता-पिता का नाम है, तो आपको कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ़ उनको देने की ज़रूरत है जिनका पिछले एसआईआर में नाम नहीं होगा, उनको देने की ज़रूरत है। तो ये सब सारी चीज़ें वो अपने कार्यकर्ताओं को एजुकेट कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि समाजवादी का जो पार्टी के जो समर्थक, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, उनका उनका नाम बड़ी संख्या में उसमें जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए यूपी में समाजवादी पार्टी, बसपा, देखिए जो सत्ताधारी पार्टी होगी वो हमेशा सचेत रहती है, क्योंकि वो सिस्टम में है। दिक्कत क्या है भई, सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का वोट काटने की जो है इतने आसानी से वोट नहीं कटते, क्योंकि सिस्टम में डर रहता है। लेकिन अपोजिशन को क्या है, वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है कि भाई हमारा वोट ना कटने पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जैसे ठीक है, वोट चोरी या जो भी चीज़ें हैं भई, इसका सवाल उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत तरीके से वोट पड़े, कहीं फर्जी वोटिंग हुई, ये सारी चीज़ें सवाल उठाना चाहिए। लेकिन ये है, इसके साथ आपकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है, वो सवाल सही समय पे उठाएँगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। सर देखिए, मुझे लगता है इसी बात के साथ हम लोग आगे चलेंगे। बिहार में जो हुँ, अभी हॉट सीट है वहां पे हुँ, उस मुकामा को लेकर सवाल हुँ, जवाब करेंगे हम लोग। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों और जनता से ज्यादा केवल सत्ताधारी पार्टी नहीं, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अंत में है हमारी सरकार ही। ठीक है, तो विपक्षी पार्टियों और जनता से ज्यादा सरकार और इसकी जो एजेंसीज हैं उनका कर्तव्य है कि इन सारी चीजों को देखते रहें कि भाई नहीं बिल्कुल, जनता का वोट ना कटे, चुनाव क्योंकि एट द एंड ऑफ द मैं भले ही किसी पार्टी की वोटर ना हूं, देश की सिटीजन तो हूं। बिल्कुल, मेरा चुनाव वोट कटेगा चुनाव तो दैट इज ये अपराध। चुनाव आयोग की पूरी ज़िम्मेदारी हाँ। है कि वो देखिए, चूँकि इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, तो ठीक है, वोटर लिस्ट ज़ीरो एरर वाली नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि आयोग की भी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि चाहे अगर ठीक है, राजनीतिक दल अगर मान लीजिए ठीक है, अपनी भूमिका का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, तो भी कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे कम से कम चीज़ें हों। लेकिन बस वही सवाल उठता है, सवाल फिर आता है कि वो सिस्टम में काम करने वालों की नैतिकता पे होता है। हम्म। हाँ, अब ये क्या कि तो मिसयूज हो रहा है तो फॉर्म की जानकारी बिल्कुल, क्लोज कर दो, दैट इज नॉट ओके। इस पे बल्कि ज्यादा खुल करके ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे आना चाहिए था। तो हाँ, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग फिर से बिल्कुल। वो मुकामा की जो बात हो रही थी कि एक प्रत्याशी आता है जेल से, अपराध करता है, मतलब आरोप लगाया है, फिर वो वापस जेल में चले जाते, सरेंडर कर देते हैं। वहां पर एक चीज जो देखने को मिल रही है, केंद्रीय मंत्री जो है हुँ, ललन सिंह जिस तरह से अनंतमय हुए हैं अचानक हुँ। से, तो क्या है, कोई कर्जा वर्जा इन्होंने खा रखा था अनंत सिंह का, पुराना कोई रिश्ता है? आखिर ललन सिंह इतने अनंत में कैसे हो गए, वो भी इस बात का डर होते हुए भी कि अभी एक आदमी हत्या के आरोप में जेल गया है। ठीक है, लोग ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ना जुड़े। ये तो बिल्कुल उल्टा एकदम अटैकिंग हुए पड़े हैं। क्या है? ये दोस्ती का कर्जा है। अच्छा। जब 2024 में मुंगेर लोकसभा सीट से हम्म। ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय इनकी सीट एकदम फंसी हुई थी। हम्म। मतलब ये लग रहा था कि ललन सिंह, चूंकि ये वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश के एकदम राइट हैंड माने जाते हैं, बिहार में एक बड़ा नाम है, कि उनकी सीट फंसी हुई है। तो आपको याद होगा उस समय अनंत सिंह जेल में थे, उनको पैरोल पर बाहर लाया गया, इसलिए कि मोकामा में अनंत सिंह का एक अपना होल्ड है। ललन सिंह भी भूमिहार हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। इसके बाद वो पैरोल पे बाहर आए और इनके इनके पक्ष में पूरा जमकर उन्होंने अपना कैंपेनिंग वैम्पेनिंग से लेकर के जो भी सारी चीज़ें, ये एक साइलेंट कैंपेनिंग जैसे होता है ना। अब चूंकि पैरोल पे आए थे तो एकदम खुल के तो पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये है कि जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट होता है वो अनंत सिंह की टीम ने पूरा ललन सिंह के लिए किया, और ललन सिंह वहाँ पे जीतने में सफल रहे। तो वो जो अनंत सिंह जेल से बाहर आकर के उन्होंने पूरा इनका संभाला और ये चुनाव जीते। तो वो जो कर्ज था, अब ये जब जेल में गए हैं अनंत सिंह, तो वो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा एक किसी सभा में ललन सिंह ये कह रहे थे कि हर आदमी को अनंत सिंह बनना पड़ेगा। जब तक वो बाहर थे तब तक मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो उस चुनाव में अनंत सिंह ने उनके लिए काम किया था, आज वो उनके लिए काम कर रहे हैं, ये है। अब जैसे जो मोकामा का अगर आप वो देखेंगे, देखा जाए तो वो एक ऐसी सीट है जहाँ पे भूमिहार वर्सेस भूमिहार चल रहा है। क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ जो आरजेडी से जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके जो पति हैं वो सूरजभान सिंह हैं, तो वो भी भूमिहार हैं। अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, इधर ललन सिंह भी भूमिहार हैं। देखा जाए तो बैटल ऑफ भूमिहार है वो मोकामा इस समय जो वो बन गया बट है। इजंट इट प्रॉब्लमेटिक कि एक सत्ता और केंद्रीय सत्ता में रहने वाला आदमी, केंद्रीय मंत्री, वो हत्या जो तुरंत हुई, जो आरोप लग रहे हैं, एक अपराधी, एक बाहुबली, उनके लिए इस तरह से कर रहे हैं, मतलब सारे दोस्ती और जाति एक तरफ है, बट
आप सत्ता में हो, आप क्या, मैं आप कहते हैं कि पहले जंगल राज था, फिर ये क्या है भाई, ये जो कर रहा है देखिए, नरेटिव? ये बात सही है कि अगर देखा जाए तो एक केंद्रीय मंत्री को इस हम्म, तरीके से, चूंकि देखिए, अब जो आरोप है कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो भाई ठीक है, वो हम्म, चूंकि कानूनी मामला है वो कोर्ट बताएगा, लेकिन यह चूंकि आरोप लग गया और अगर गिरफ्तारी हुई है तो एक अगर कोई केंद्रीय मंत्री है तो उसको बचना चाहिए हम्म। इस तरीके से। हाँ, और पहली बार तो अनंत हाँ, सिंह का तो पहले से ही है, वो हाँ, जेल में भी रह चुके खुलेआम थे। इस तरीके हाँ। से करने बदलने चाहिए, लेकिन वही है ना कि राजनीति जैसा मैंने कहा साम दाम दंड भेद का ये है, इसमें सारे पैतरे जब चुनाव के टाइम होता है कोई नैतिकता की इसकी परवाह नहीं करता, सामान्य दिनों में वो नैतिकता की परवाह करता है, लेकिन चुनाव क्या है, वो नंबर गेम है, एक एक सीट का मतलब होता है। हम्म, तो कुल मिलाकर के ललन सिंह जो है वो अपनी उस 2024 के चुनाव में जो अनंत सिंह ने उनकी मदद की थी उसका वो पूरा कर्ज अपना उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब ये है कि ठीक है, ये बात सही है कि भाई एक व्यक्ति जो है हत्या के आरोप में वो उसको जाना पड़ा है। तो ऐसे में क्या एक केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से अगर वो कर रहे हैं तो इससे जो एक जंगल राज का जो एक बीजेपी मुद्दा बनाती है, एनडीए मुद्दा बनाता है, तो ऐसे में उस जो है मुद्दे को थोड़ा-सा डेंट लगता है। और अनंत सिंह लेकिन का ये केवल समर्थन ही नहीं कर रहा, कर्जा ही नहीं, तो आप देखिए इनका बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा होता जा रहा है। एक जो अभी बयान था, ये कह रहे हैं कि नहीं, राजद वालों ने काट छाट के चलाया है। बयान था कि कमरे में बंद कर दो, निकलने नहीं देना है। चलिए, ये जो कह रहे हैं कि चलो अब मेरे ऊपर ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं है। अभी राजदीप सरदेसाई का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें जिस तरह से ये अनंत सिंह वाले सवाल पे निकल गए हैं, अजीब तरीके का बिहेवियर का नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये गुंडई वाला बर्ताव तो इनका भी है। और अगर ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि उन लोगों को, एक दो दबंग नेता है यहाँ पे, उन लोगों को मत निकलने देना क्योंकि वो जो है वोट नहीं देने के लिए ऐसा करते हैं कि वोट ना दे पाए लोग। अगर ऐसा है तब भी तुम्हारी नाकामी है, सत्ता में आप ही लोग हो भाई। अगर कोई नेता इतना दबंग है कि वो लोगों को वोट नहीं देने दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा काम खराब है कानून वाइज अगर देखा जाए तो। और अगर ऐसा नहीं है तो बयान भी आपराधिक है। तब तो ये दोनों तरफ से ये जा रहे हैं, किसी भी तरह से जस्टिफाइड तो है नहीं इनका। देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है ना तो बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं कि वो नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को, वही है ना कि उसको मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरी बात, एक बिहार एक ऐसा स्टेट है, यूपी बिहार के ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये, इसको आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लीडर्स को लोग पसंद करते हैं जो जिस जिस नेता के लिए कोई नियम कायदे ना हो। जो नेता नियम कायदों से बच के चलता है लोग उसको कमज़ोर नेता मानते हैं। और जो नेता अपने जो थोड़ा-सा बाहुबली टाइप का होता है, जो थोड़ा-सा जिसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है, उसके लिए सिर्फ़ अपने कार्यकर्ताओं की परवाह होती है, तो उसे एक मजबूत नेता माना जाता है। और थोड़ा-सा यूपी और बिहार के लोग क्या है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा, मैं सबको नहीं कहता, वो दबंगई को एन्जॉय करते हैं। अगर उनका नेता किसी अधिकारी को डाँट-डपट देता है तो बहुत करिए यही प्राउड यही फील होता है, हम प्राउड उनके फ़ील वाले होता है। से। तो ये क्या है, ये एक उनकी मजबूरियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का सार्वजनिक रूप से आचरण कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चूंकि वो अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज देना है कि हम जो है हम ही यहाँ के सिकंदर हैं, तो ऐसे में क्या है वो इस तरीके से डांट डपट करना, ये ऐसे मत करने देना, वैसे मत करने देना, ये कर देना, वो सब सारे पैतरे वो आजमाते हैं। पर कहीं ना कहीं कमजोरी भी तो साबित होना। अब देखिए, अमित शाह से एक इंटरव्यू में अनंत सिंह का सवाल पूछा गया कि आपने, एक अपराधी को ऐसा टिकट मिला, वो कहते हैं लालू यादव ने भी, मतलब वो पूरा क्वेश्चन से वो भी कन्नी काट जाते हैं। कुछ नेता भाग रहे हैं अनंत सिंह के सवाल से, कुछ नेता के अमित शाह देखिए, कन्नी उसमें काट रहे उसमें हैं। उसमें जैसे जो राजदीप सरदेसाई वाला आपने किया, जब वो ललन सिंह से सवाल, वो गाड़ी में ललन सिंह जा रहे हैं तो राजदीप सरदेसाई वहाँ पे रोकते हैं। मैं राजदीप सरदेसाई जी की एक चीज़ के लिए तारीफ मैं करना चाहूँगा, वो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर का जो एक रिपोर्टर है ना, आमतौर पे बहुत सारे, जैसे हम लोग क्या है, कई बार इस परिस्थितियों में किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि यार हमारे लिए अपमानजनक टाइप का है ना, कि कोई जो है इस तरीके से वो कर रहा है। लेकिन यह है कि मैंने कई ऐसे वाक़ये देखे हैं, उन्हें अपने सवाल से मतलब होता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पे वो जो है वो वही करते हैं जो उनको वो करना चाहते हैं। तो राजदीप सरदेसाई ने चाहे जो भी हो, सवाल को उनसे करने की ललन सिंह से कोशिश की। अब ये है कि ललन सिंह ने उसको तुरंत उस सवाल को शिफ्ट कर दिया कि भाई आरजेडी ने भी किसी यादव का, उन्होंने प्रतिभा ने ऐसे यादव का, आपने उनके बारे में जो है आप नहीं पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ अनंत सिंह दिख रहे हैं, तो नैरेटिव सेट आप कर। प्रचार करने आए हैं, तो आप ठीक है आप प्रचार करिए, आप वहाँ का सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो आरजेडी ने भी उसी तरीके के लोगों को उतारा है, इधर जदयू ने भी उतारे हैं। अभी एडीआर की रिपोर्ट भी आपने देखा ही होगा, उसमें मतलब कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने दागी छवि के उम्मीदवारों को जो वो नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं?
तो राजनीतिक दलों का सीधा कहना है भैया वो जीत रहे हैं तो हम दे रहे हैं, आप वोट करना बंद कर दीजिए, हम नहीं देंगे। तो देखिए ये तो ठीक है, ये आधा सच है, ये बात सही है कि भाई अनंत सिंह, चूंकि अनंत सिंह आरजेडी से भी जो है एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में अनंत सिंह जेल में थे और जीत गए थे। 2020 में फिर वो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पे है। तो देखा जाए तो अनंत सिंह के आरजेडी को भी नफरत नहीं है, और फिर जदयू से मान लीजिए नीतीश कुमार से उनके पहले रिश्ते हैं ही। तो देखा जाए तो वहाँ पे जैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं उनसे दोनों पक्षों को प्रेम है। इसलिए प्रेम है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा वाला प्रेम है, वो मजबूरी वाला प्रेम वो सीट लेके आते हैं, वो सीट लेके आते हैं क्योंकि उन्हें सीट से मतलब होता है और अल्टीमेटली 122 नंबर चाहिए आपको सत्ता में आने के लिए। अब ये जब उन्हें पता है कि यहाँ पे या तो अनंत सिंह ही जीतेंगे या तो सूरजभान ही सिंह जीतेंगे, दोनों लोगों का अतीत दागदार रहा है। सूरजभान सिंह एक जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा सबसे बड़ा डॉन जो यूपी का, उसको संरक्षणदाता के रूप में उनका नाम था। तो वहाँ पे देखा जाए तो जो मोकामा का पूरा बैटल फील्ड है वो सब बाहुबलियों से भरा हुआ है, इधर के भी वैसे हैं। मोकामा के लोग बहुत चिल हैं इस हाँ, चीज के लिए। अब देखिए वही, क्योंकि वो लोग एंजॉय करते हैं इस चीज को। अनंत सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि को आप मुद्दा तभी बना सकते हैं जब उनके सामने जो है कोई बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति लड़ रहा हो, तो उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज, सॉरी मैं टोकूंगी, कि यहाँ पे केवल पृष्ठभूमि का मसला नहीं था। बीच चुनाव में एक नेता की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, ठीक है, और चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद से लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है। इस चीज को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पृष्ठभूमि निकाले तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की है, हर पार्टी में लगभग आई थिंक राजद का निकला है कि इतने 40 या 50% जो है वो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, अभी मेरे पास सामने डेटा नहीं है, गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मसला केवल पृष्ठभूमि का नहीं है। एक आदमी जेल से निकलता है, चुनाव में हत्या करवाता है, करता है, और उसके बाद से फिर वापस जेल में जाता है, मगर और वो भी जनता ने लगातार प्रेशराइज किया। अरेस्ट अनंत सिंह ट्रेंड करने लगा, वो इतना प्रेशर आया कि सत्ताधारी ग्रुप में होते हुए भी उनको सरेंडर करवाना पड़ा। उसमें एक चीज और, जैसे अनंत सिंह जब जेल नहीं गए थे इस हत्याकांड के बाद, तो उनका ये कहना था कि ये सूरजभान सिंह ने कराया था। जो उनके खिलाफ आरजेडी से प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनके पति सूरजभान, वो भी भूमिहार हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कराया है, हमने ये नहीं किया है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि बीच चुनाव में एक ये भी है कि जो दुलार चंद की जो हत्या है उसका सर्वाधिक फायदा किसको मिल रहा है। तो एक थ्योरी ये आ रही है कि अनंत सिंह कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उस वक्त जब चुनाव चल रहा हो वो जो है किसी की हत्या करा करके, अब क्योंकि जब एक यादव की हत्या के बाद आरजेडी प्रत्याशी, देखिए वहां पे क्या है, जो दुलार चंद थे वो किसका प्रचार कर रहे थे, वो जन स्वराज के पार्टी जो पीयूष प्रियदर्शी, वो धानुक समाज से आते हैं, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तो दुलार चंद यादव जब उधर प्रचार कर रहे थे तो यादवों का वोट वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा था। कुछ जन स्वराज को हो सकता है जो दुलार चंद के प्रभाव के जो यादव रहे होंगे हो सकता है उधर जाता, लेकिन दुलार चंद की हत्या के बाद से अब यादवों का जो वोट बढ़ता दिखाई दे रहा था वो अब नहीं बढ़ेगा, वो आरजेडी को पूरी तरीके से जा सकता है। दूसरी तरफ एक तो इस हत्या से, मतलब ये एक जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक बीच चुनाव में घटना हुई, उस हत्या से अगर उसका राजनीतिक फायदा देखें आरजेडी को भी हो रहा है, यादव समाज गोलबंद हो जाएगा। अभी जो यादव समाज दुलार चंद यादव की वजह से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज समर्थक थे उनको जा रहा था। दूसरी तरफ एक इधर अगर अनंत सिंह को लाभ देखें, ये चुनाव जेल चले गए, आमतौर पे जो है ये दुर्भाग्य भी इसको आप मान सकते हैं कि जब कोई जेल में व्यक्ति रहता है अपराधी, उसको सिंपैथी मिलता है। अब जो वहाँ पे भूमिहार, चूंकि सूरजभान भी भूमिहार हैं, अनंत भी भूमिहार हैं, तो भूमिहार वोट जो 30% वहाँ पे भूमिहार हैं वो वोट बट रहा था। अब अनंत सिंह के जेल जाने से भूमिहार समाज अनंत सिंह को ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि भाई एक मतलब, क्योंकि भूमिहार समाज सबसे बड़ा एक चीज़ है कि बिहार क्या यूपी में हमारी जाति का जो बाहुबली है, जो माफिया है वो अच्छा है, दूसरी जाति का जो बाहुबली माफिया है वो बुरा है, ये धारणा चलती है। जैसे बावन लोग श्री प्रकाश शुक्ला के लिए, हाँ, तो ये मतलब ये है कि लोग माफियाओं, अपनी अपनी जाति के माफियाओं को पसंद करते हैं, दूसरी जाति के माफियाओं को हेट करते हैं। आज का टाइम होता तो रावण के पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं, अरे हमारी जाति का है तो वही बावन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो अब क्या है कि जैसे अनंत सिंह के जेल जाने से, भाई 2015 में वो जीते थे, जेल में रह करके जीते थे, इस बार वो जेल में चले गए हैं फिर से, तो एक सिंपैथी है। ये अलग बात है क्योंकि इस बार उनके जो करीबी थे, जो पहले जब ये जेल में रहते थे और जो इनके राइट और लेफ्ट हैंड थे, वो सब चुनाव मैनेज करते थे, वो भी संयोग से 81 लोग पूरे जेल में गए हैं।
तो उसमें से इनके करीबी भी गए हैं, तो इससे इनका इलेक्शन मैनेजमेंट में असर पड़ सकता है। लेकिन जो उधर यादव वोट गोलबंद हो गया, एक हत्या से उधर यादव वोट गोलबंद हो गया और इधर भूमिहार वोट गोलबंद हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि सोचिए एक व्यक्ति मरता है और जो है मतलब कि जो चाहे हम विश्लेषण कर रहे हो, हम जाति गोलबंदी की बात कर रहे हो, ये भी बड़ा दुर्भाग्य बहुत है। लेकिन चूंकि दुर्भाग्यपूर्ण। राजनीति है तो उसके आप प्लस माइनस इफेक्ट को आप देखते हैं। तो मेरा ये मानना है जो ये हत्याकांड है इसकी बड़े मतलब क्योंकि राजनीति के बीच में हुई है तो इसकी जांच भी जो है एक बड़े लेवल से इसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या ये एक राजनीतिक साजिश के तहत या सिर्फ एक दो पक्षों में झड़प हुई और अचानक से चलिए ठीक है वो मतलब कि कुछ ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मर गया तो एक तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक साजिश के तहत किसी व्यक्ति को अगर मरवाया गया है तो ये इसकी तो जांच होनी चाहिए और बहुत अच्छा एक्शन देखिए, मिलना चाहिए। ललन सिंह जो हैं वो दोस्त रहे हैं और पहले उनकी क्योंकि अनंत सिंह ने मदद की है। लेकिन दुखद तो ये है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो काफी सपोर्ट में उतर रहा है, रोड शो भी करते हैं, एक बयान भी है उनका कि क्राइम करके जेल जाना इज नॉट अ क्राइम। बट क्राइम करना तो क्राइम है ना, भले ही आरोप है, लेकिन पहले भी जो चीजें रही हैं, जो प्रूवन चीजें रही हैं, ऐसे समय में डिप्टी जो सीएम है उनका इस तरह का बयान आना, समर्थन करना, रोड शो करना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको नहीं लगता है कि ये लोग किस तरह से आखिर कहेंगे कि भैया जंगल हम सुरक्षा दें? आप सुरक्षा कैसे देंगे जब आपका डिप्टी सीएम हत्या के आरोपी के लिए रोड शो कर रहा है, बयान दे रहा है? ये क्या है? मैंने वही कहा ना कि जब देखिए जब टिकट आपने दिया है, एनडीए से जब टिकट उनको मिला है, तो फिर तो जब टिकट देते समय ही वो विचार हो गया होगा भाई इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो फिर तो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, नैतिकता पे बहस हो सकती है कि किसको किसी कोई उप नहीं, मुख्यमंत्री बट या ये कोई लॉ एंड केंद्रीय ऑर्डर का भी मंत्री तो हो गया ना कि केंद्रीय मंत्री डिप्टी कर सकता सीएम है। जो है ऐसे आदमी के लिए लेकिन सपोर्ट हाँ कर रहा है। ये मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चाहे आप केंद्रीय मंत्री हो चाहे आप डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो, तो आपको आपराधिक छवि के पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के खुलेआम प्रचार से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आपको नंबर चाहिए तो आपने चूंकि उधर से भी उतारा गया है बाहुबली, तो भाई जाहिर सी बात है बाहुबली का जो मुकाबला है, चूंकि वो सीट ऐसी है, बाहुबली का मुकाबला बाहुबली ही करेगा। ये तो आपकी ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लीन चिट मिल सकता है कि सामने बाहुबली है, बाहुबली है। तो लोहे से लोहे को काटने के लिए हमने उतार बट दिया। यहाँ पे भी टाइमिंग है कि हाँ, तुरंत अभी हो हाँ, रही है यहाँ चीजें। यहाँ पे तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर ना करें। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो बड़े नेता होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता होते हैं, किस उम्मीदवार का प्रचार करना है, किस उम्मीदवार का प्रचार नहीं करना है, उसका पहले वो देखते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे गलत मैसेज जाएगा, तो वो थोड़ा सा सेलेक्टिव होते हैं कि इसलिए कि एक गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, उनको टिकट देना मजबूरी हो सकती है कि भाई कहीं बहुत सारे बाहुबलियों को लोग उतारते हैं, उस सीट की पृष्ठभूमि कैसे है, कई बार कुछ ऐसे बाहुबली होते हैं जिनका जनता में होल्ड है, उनका 40-50 हज़ार उस सीट पे अपना वोट होता है, चाहे वो रॉबिन हुड की इमेज बना करके वो करते हैं भाई, क्योंकि जो बाहुबली होते हैं इनके पास पैसा होता है, ये ठेके पट्टे सारी चीज़ें इनके कदमों में होते हैं, तो उससे पैसा कमाते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों पे जो है अपना करते हैं, तो गरीबों को लगता है कि भैया जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो स्कीम है, इसकी जितना उससे लाभ मिलता है उतना तो ये हमारी बेटी की शादी में दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो वो उनके जो है एक वोटर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जैसे जो सरकारों का लाभार्थी मॉडल होता है, बहुत सारे बाहुबली उस लाभार्थी मॉडल को अपनी सीट पे वो इस्तेमाल करते आते हैं, तो हर बाहुबली का 20-25-30 हज़ार 50 हज़ार जो जितना उसकी कैपेसिटी है वो अपना वोटर बना लेता है। तो राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है उनको टिकट देना। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपका किसी को टिकट देना मजबूरी हो सकता है उसके होल्ड को देखते हुए, उसकी पकड़ को देखते हुए, लेकिन प्रचार करना ना करना ये आपकी मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो उतना खुद सक्षम है तो वो अपना प्रचार करे। तो मेरा ये मानना है कि केंद्रीय मंत्री या डिप्टी सीएम या किसी भी लेवल का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे पद पे रहा हो, उसको बचना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि एक चरण के चुनाव बीत चुके हैं, अगला चरण होने वाला है, उससे पहले बहुत बहुत सारा ड्रामा तमाशा मुद्दा मिलेगा जिस पे हम बात करेंगे। सॉरी टू डिसअपॉइंट, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ तो ये लोग हौ झौ झौ करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये शो का नाम है इनसाइड द बीजेपी। सर बीजेपी बीट के रिपोर्टर हैं और यहाँ पे ये हम बात करते हैं कि किस तरह से एक पार्टी सोचती है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है, क्या किस तरह से कार्य कर रही है, कार्यवाहियां क्या होती हैं इनकी, तो ये सारी बातें होती हैं। सर एनालिसिस करते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ, वो मेरा काम है। तो आगे भी ये करते रहेंगे।
आप लोगों के क्या सवाल है वो भी बता दीजिए, सीधे सर को डायरेक्ट आप नाम लिख करके जो है बताइए कि हमारा ये सवाल है, हम लोग आगे वो सवाल पूछेंगे। ये तो अभी तुरंत हम लोग को अचानक से करना पड़ा क्योंकि एच बॉम्ब आया और लगा कहाँ तक गूंज पहुंची है, जरा पता करें सर से कि भाजपा में क्या माहौल है एच बॉम्ब के बाद से। तो इसलिए अचानक से बातचीत हुई। नेक्स्ट में आप सभी के क्वेश्चंस भी सामने रखे जाएंगे रैपिड फायर की तरह, वो आज नहीं हो रहा है क्योंकि वीडियो काफी लंबा खिंच गया है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, टिप्पणी कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।